ये क्या है? बताइए। सर इंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल का मतलब ये होता है कि हम जोखिम लेने की जो हमारे में क्षमता है उसको हम एंटरप्रेन्योरशिप स्किल कहते हैं। एंटरप्रेन्योर देखिए दो तरह के होते हैं। एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं बिजनेस का ओनर या बिजनेस का जो मालिक है वो है। और बिजनेस देखिए कोई भी कर सकता है, लोग काम कर रहे होते हैं। और एंटरप्रेन्योर की खास बात ये होती है कि एंटरप्रेन्योर की खास बात ये होती है कि एंटरप्रेन्योर जो है वो नया सोच के कुछ नया नया इम्प्लीमेंट करने के बारे में वो सोच सकता है। एंटरप्रेन्योर की खास बात ये होती है कुछ नया इसको करने का है, वो इनोवेटिव होता है। इनोवेटिव माने कुछ चीज नई सोचता है वो, ठीक है। तो उसके उसको हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। वो नया सोचता है, इनोवेशन करता है अपना। और वो उसके मन में कुछ नया तरीका होता है उसका काम करने का। और एंटरप्रेन्योर की सबसे बड़ी चीज होती है कि जो कोई नहीं करना चाहता, लोग झिझकते हैं करने में, उस काम को करने को तैयार होता है। आप जैसे एंटरप्रेन्योर की वह ही हम बात करें तो एक जॉब जो कर रहा है उसमें और एंटरप्रेन्योर में क्या डिफरेंस है? जॉब जो कर रहा है व्यक्ति, वो रिस्क नहीं लेना चाहता है, ठीक है। वो जोखिम नहीं लेना चाहता, ठीक है। वो चाहता है कि भाई मेरे को 1 तारीख को या 5 तारीख को तनख्वाह मेरी मिल जाए और मैं ज्यादा जोखिम नहीं। एंटरप्रेन्योर जो है वो रिस्क लेने को तैयार रहता है। एंटरप्रेन्योर जो है वो रिस्क लेने को तैयार रहता है, ठीक है। और वो जो है जोखिम उठाने को तैयार रहता है। वो कुछ भी अलग से करने को तैयार है जो लोग नहीं करते, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल कहलाती है। तो और सर यही सेम चीज बिजनेस में भी होती है ना? जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वही लोग बिजनेस करते हैं। जो एंटरप्रेन्योर होते हैं बिना बिना एंटरप्रेन्योर हुए कोई बिजनेस नहीं कर सकता, पहली बात तो ये। लेकिन अब कौन कितना बड़ा एंटरप्रेन्योर है उसके हिसाब से वो बिजनेस कितना बड़ा है उस पर डिपेंड करता है। फिर एंटरप्रेन्योर में मैनेज करने की खूबी भी होती है, काम को निकालना, दूसरों से काम लेना। मैं आपको बहुत अच्छी तुमने एक बात की, इससे मैं एक चीज और मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ। आप लोग अभी 11th में हैं, धीरे धीरे आप लोग और बड़ी कंपनी में जाएंगे और भी काम करेंगे। तो अब आप 12th में भी जाएंगे, तो आप एक चीज का ध्यान रखिए कि आप अपने आप को थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, क्या आप दूसरों के साथ मिक्स होके काम कर सकते हैं और क्या हम दूसरों से काम करवा सकने की हमें खूबी है कि नहीं। जैसे कि अभी ये ऑनलाइन एजुकेशन का भी उस पर एक थोड़ा सा गलत असर पड़ा है। वैसे ऑनलाइन एजुकेशन ऐसे कोई खराब नहीं है, लेकिन इसका एक गलत असर पड़ा है। जैसे हम स्कूलों में कोई चीज होती है, एक प्रोजेक्ट मिलता है भाई साथ काम करने की, कुछ लोग साथ काम नहीं कर पाते। अगर आप साथ काम नहीं कर पाते तो आप अच्छे बिजनेसमैन या नॉट ओनली बिजनेसमैन, सिर्फ बिजनेसमैन ही नहीं, अच्छे किसी ऑफिस में जॉब भी आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप अकेले तो करोगे नहीं, कई लोग होंगे। तो आपके को साथ में काम करने की आप में खूबी होनी चाहिए। साथ में काम करने के लिए सामने वाले को भी समझना पड़ता है, सामने वाले की जो देखनी पड़ती है, सामने वाले से ट्यूनिंग बैठानी पड़ती है। नहीं तो पता चला कि आप अकेले अकेले तो बहुत अच्छे हैं लेकिन आप किसी के साथ में नहीं काम कर सकते, तो ऐसा होता है। तो वो भी एक दिक्कत वाली चीज है। तो इस खूबी को भी आप डेवलप कीजिए, आप कोशिश कीजिए साथ में। नहीं, अभी आप क्या कर सकते हो, घर में ही हैं, घर में कोई चीज हो रही है तो आप कोशिश कीजिए कि घर में जो लोग काम कर रहे हैं, पेरेंट्स हैं, किचन में ही हैं, कोई बात नहीं, आप लड़का हो या लड़की हो, कुछ नहीं, थोड़ा सा इन्वॉल्व हो, तो आप साथ में कुछ करने की कोशिश कीजिए, उस खूबी को आप डेवलप कीजिए अपने आप। हाँ, कोई कुछ कहना चाह रहा था? तो एक ये चीज है, आप लोग कभी किसी के यहाँ कोई बिजनेस होगा या कोई खेती होगी या कुछ काम होगा, तो उसके अंदर आप जिसको कहते हैं इंटरपर्सनल स्किल कहते हैं इसको इंग्लिश में, हम लोग लोगों के साथ में मिलजुल कर काम करने की जो कला है, वो मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चों में नहीं होती। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है उनकी आगे लाइफ के अंदर, उनके करियर में, उनके बिजनेस में या उनकी जॉब में, उनकी तरक्की के लिए। एक बात, एक ये चीज। दूसरी चीज क्या होती है, अगर आपके घर में कोई छोटे भाई बहन हैं या नॉट ओनली छोटे ही हैं, आपके साथ के ही हैं, और हो सकता है थोड़े से आपके बड़े भी, वो भी हो सकता है। बहुत बड़े तो ठीक नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, थोड़े बहुत 1-2 साल तक का डिफरेंस तक चलता है। अगर ऐसे कोई है, ऐसे कुछ है, तो आप एक ये भी देखिए कि क्या आप उन लोगों से के थ्रू अपना काम करवा पाते हैं।
कभी आपको भी उनका काम करना पड़ेगा। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, घर में एक छोटा भाई बहनी होता है, अगर उसे कहते भाई पानी पिला दे, बोले कि आप उठ के पी लो, उठ के पी लो, तो आप अगर वो और ऐसे, सर हाँ बोलो। सर अगर घर घर में सबसे छोटे हम ही हो तो? हाँ तो आपको फिर आपको भी थोड़ा सा ये हुनर पैदा करना पड़ेगा कि आप अपने बड़ों से कैसे डील कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, खैर माय सन जो है, एक लड़का है, मतलब हम लोग ऐसे कुछ बात कर रहे थे, घर में एक बात चल रही थी, तो ऐसे ही डिस्कस हो रहा था, तो एक बच्ची के बारे में मालूम पड़ा, वो बच्ची मार्केटिंग का काम करती है, और वो अभी होगी मेरे ख्याल से एमबी किया होगी, मतलब यही 27-28 साल की होगी। वो बेंगलोर में, वो मार्केटिंग, बेंगलोर में उसकी कंपनी जो है, उनको उन्होंने बेंगलोर को 6 भागों में बांटा हुआ है। उसमें से वो एक भाग को की मार्केट देखती है, और उसके नीचे 4-6 वो है सुपरवाइजर है, और उन सुपरवाइजर्स के नीचे सेल्समैन है। तो मोटे तौर पे उसके नीचे 30 एक लोग काम करते हैं। कितने साल के? 27-28 साल की। तो पूछा मैंने उससे कि भाई तुम्हारे नीचे जो लोग काम करते हैं उनकी क्या एज होगी? तो बोला वो सब सुपरवाइजर है, वो सब मुझसे बड़े हैं। मैंने कहा कितने बड़े हैं? बोला कुछ तो मेरे पिताजी के हैं। तो मैंने कहा तुम उनसे कैसे काम करा पाती हो? तो बोला कि नहीं, मुझे तो कराना होता है काम। तो मैंने कहा तुम उनको डांटती भी हो? बोला कि हाँ, जब मीटिंग लेती हूँ कि मैंने आपको ये टारगेट दिया था, इतना इतना माल बेचना था, तो मैं उनको वो भी करती हूँ, है ना, उनको डांटती भी हूँ, नाराज भी होती हूँ। बोला तुमको दिक्कत नहीं आती? बोला शुरू शुरू में तो मुझे बहुत दिक्कत आई, बाद में मैं करने लगी। सर हाँ सर क्या मैं एज्यूम कर सकता हूँ क्लास? हाँ हाँ, क्या क्या कर सकते? रिज्यूम एग्जिट करना है। हाँ सर, मैं थोड़ा बाहर आया था, लेकिन यहाँ पे कंडीशन नहीं है, अटेंड नहीं कर सकता हूँ, दिक्कत हो रही है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे। सेम टू। तो ऐसे केस के अंदर जो है वो चीजें आती, तो आपको ऐसे लोगों से साथ भी डील करना आना चाहिए, आपको ऐसे लोगों के साथ भी डील करना आना चाहिए। तो वो भी है, आपको काम करना है, उनसे डील भी करना है। तो आपको अपना देखो क्या होता है, दुनिया जो है ना आजकल की हुनर की दुनिया है। आप में अगर काबिलियत है तो भले ही आप छोटे हैं, लोग फिर भी आपसे पूछेंगे, तो आपको अपने आप में हुनर पैदा करना पड़ेगा। तो भले ही जो बड़े लोग हैं वो आपके पास आएंगे कि भाई ये मेरा काम कर दो, या ये कर दो यार, ये ऐसे कैसे होगा, ये बताओ ना, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। तो आप में अपने में काबिलियत पैदा करनी पड़ेगी, तो ही आपके पास लोग आएंगे, और चाहे कैसे भी लोग। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। तो ये सब चीजें हैं, डेवलप कीजिए इन चीजों को। और दूसरा, आप लोगों से काम कराना और लोगों के साथ काम करना, ये दोनों भी हुनर बहुत जरूरी है। ये भी एक तरह से इंटरप्रेन्योरशिप स्किल का एक हिस्सा है। इंटरप्रेन्योरशिप स्किल में ये भी आता है, और ये तो सिर्फ इंटरप्रेन्योरशिप में ही नहीं आता, आप किसी भी संस्था में जॉब भी करेंगे तो वो भी वहां चाहिएगा, लोगों से काम करना होता है। इज दैट ओके? यहाँ तक किसी को कोई यस चीज? सर। हाँ, यस सर। और बताइए, आगे बढ़े फिर हम। नहीं सर, अभी एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो, तुम क्वेश्चन बोलो, तुम्हारा क्वेश्चन। हाँ सर अगर मान लीजिए कि मतलब कि मैंने आपको कोई बिल दिया, हाँ एक हाँ भुगतान के लिए, 2 महीने का है वो बिल, 2 महीने बाद आपको पैसा जमा करना है, और वो 5,000 का है, और मैंने 1 फरवरी को बनाया है, और आपने भी बोला हाँ भाई ठीक है मैं दे दूंगा पैसा। तो सर अगर हम देखें तो 2 महीने का है, तो अगर हम हमारे तरीके से देखें तो वो फरवरी मार्च अप्रैल, 1 अप्रैल को आपको देना होगा, लेकिन कानूनी तौर पर उसे 4 अप्रैल को देना होता है, ऐसा क्यों? 3 दिन ग्रेस डेज जो दिए जाते हैं, वो 3 दिन इसलिए दिए जाते हैं, देखो बिल का पेमेंट तो 1 से 4 के बीच में कभी भी हो सकता है। आप सामने वाले ने बिल एक्सेप्ट किया, आप उसको कहो कि भाई आपका बिल आ गया, एकदम से आप पहुंच जाए आज की 1 तारीख को, अरे उसको ध्यान भी नहीं है। तो आप जब 1 तारीख को ड्यू डेट आएगी और जब उसका पेमेंट उसको करना है 4 तारीख को, तो उसको आप सामने वाले को 1 तारीख को रिमाइंड करोगे कि आपको पेमेंट करना है, तो वो भी तो व्यवस्था करेगा सामने वाला। प्रैक्टिकल ये भी तो देखो आप, ग्रेस डेज इसलिए है, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट 4 को पहुंचोगे, भाई वो बिल की डेट आ रही है, ऐसा आ रहा है ना। मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, और उसमें ऐसा सिस्टम है कि मेरे खाते से पैसा डायरेक्टली कटता है। तो वो क्या होता है, मेरे पास मेल आ जाता है 2-3 दिन पहले
वो अलग बात है कि मैं मेरे प्लानिंग में रहती है वो चीज पहले से, लेकिन मेल आता है मेरे पास कि आपका इस दिन म्यूचुअल फंड इतना रुपए का इतना डिडक्शन होना है, इस स्कीम में कटना है, तो आप अपने अकाउंट में फंड्स रखिए, ऐसा मेल आता है मेरे पास। तो भाई वो आपको रिमाइंड करना है, आप डायरेक्टली 4 को कैसे पहुंच सकते हो? वो इसलिए है कि 1 तारीख को आप रिमाइंड कीजिए सामने वाले को, जिससे कि वो 4 तक आपके लिए तैयार है। ये है। सर डेप्रिसिएशन फिक्स्ड असेट्स पर लगता है तो फंक्शन तो फिक्स्ड नहीं होता ना, तो उस पर डेप कैसे लगता है? क्या चीज? फंक्शन नहीं समझा नहीं, एक बार फिर से बोलो, तुम्हारा क्वेश्चन क्या? डेप्रिसिएशन फिक्स्ड असेट्स पर लगाया जाता है, तो फंक्शन जो होता है मतलब उच्चावचन जो होता है उस पर डेप कैसे लगता है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ भावना, फंक्शन क्या चीज है? वो क्या चीज है? सर वॉइस क्लियर नहीं है क्या? नहीं नहीं, मैं तुम जो शब्द बोल रही हो ना वो शब्द नहीं समझ में आ रहा है। सर उच्चावचन। हाँ फंक्शन होता है ना उच्चावचन। एक सेकंड, मैं 2 मिनट मुझे दो, मैं देखता हूँ। नहीं, पहली चीज तो आप ये समझिए कि इसमें एक्चुअली आपने डेप्रिसिएशन का जिक्र छेड़ा है, तो 1-2 चीज मैं बता देता हूँ। डेप्रिसिएशन हमेशा स्थायी संपत्तियों पर लगता है, लेकिन सिर्फ एक स्थायी संपत्ति ऐसी जिसपे नहीं लगता है, दैट इज लैंड। जमीन पे नहीं लगता डेप्रिसिएशन। बिल्डिंग पे लगता है, प्लांट मशीनरी पे लगता है, गाड़ियों पे लगता है, ठीक है, फर्नीचर पे लगता है, सब पे लगे, इन पे सब यही होती है मेनली, तो इन पे लगता है सब पे। जमीन पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता। जमीन पे हम डेप्रिसिएशन की गणना कर ही नहीं सकते, क्योंकि जमीन की कोई लाइफ नहीं होती है ना। इस जमीन पे जिस धरती पे हम हैं, इसकी कोई जीवन लाइफ थोड़ी, तो सदियों से चला आ रहा है। फर्नीचर की बिल्डिंग पुरानी होकर गिर जाती है, आपको सुना होगा कि कितनी पुरानी बिल्डिंग होगी, गिर गई भड़ कर। फर्नीचर एक टाइम के बाद काम करना बंद कर देता है। गाड़ियां एक टाइम के बाद पुरानी हो जाती हैं और भंगार में डालनी पड़ती है। प्लांट मशीनरी पुराने पड़ जाएंगे, लेकिन जमीन थोड़ी ऐसे खराब होती है, जमीन तो नहीं होती। जमीन अगर उपजाऊ है या उपजाऊ नहीं है तो भी नहीं होती, फिर से उपजाऊ हो जाती है। आप गड्ढा खोद दीजिए जमीन के, तो भी जमीन तो है नीचे, फिर जमीन। अरे जमीन काट के, जमीन को तुम काट भी नहीं सकते, मतलब जमीन तो जमीन ही। तो जमीन पे तो डेप्रिसिएशन लग नहीं सकता, क्योंकि उसका जीवन काल का अनुमान नहीं लगा सकते कि जमीन कितने टाइम में चलेगी, वो नहीं लगाया, वो तो है ही नहीं, इनफाइनाइट है, असीमित है जमीन की जीवन। इसलिए जमीन पे तो हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाते। एक बार डेप्रिसिएशन लगाने के लिए 2 चीज जरूरी है। डेप्रिसिएशन लगाने के लिए 2 चीज जरूरी है, 2 चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। वैसे 3 चीजों का फर्क पड़ता है, लेकिन 2 चीज सबसे, एक जब उस संपत्ति की लागत, वो जब है कितने की, तो भाई जमीन की लागत है, मशीनरी की भी लागत है, प्लांट की भी लागत है, भवन बिल्डिंग की भी लागत है, सब चीजों की लागत है, जमीन की भी। दूसरी चीज जो जरूरत होती है वो है उसकी अनुमानित जीवन, उसका अनुमानित समय, जब तक वो चलेगी मशीन की और लाइफ। सर हाँ, स्थापना व्यय और अपशिष्ट मूल्य। वो सब उसकी लागत में आ गया। स्थापना मूल्य जो है और वो सब जो चीजें हैं उसकी लागत में ले लेते हैं। क्रय मूल्य कितने की खरीदी है और उसको स्थापित करने के लिए जो खर्चे लगे। अगर मैंने जमीन खरीदी 1 लाख की और उसको रजिस्ट्री वगैरह कराने में मुझे 10,000 15,000 रुपए लग गए, और ब्रोकर को, दलाल को भी देना पड़ा, और रजिस्ट्री भी हुई, और हो सकता है जमीन टेढ़ी मेढ़ी थी, उसको ठीक भी किया, उसमें 15,000 लग गए, अब जमीन ठीक बन गई, अब इस्तेमाल की जा सकती है। तो सब चीजें जमीन की लागत में जोड़ दी जाए। मशीनरी मैंने खरीदी है, वो मशीन दिल्ली से आ रही है, तो दिल्ली से आने में मुझे मशीनरी की 1 लाख की मशीनरी में 10,000 रुपए का भाड़ा लग गया, और उसको स्थापित करने में खर्चा लग गया, तो मशीन की कीमत 1 लाख नहीं मानी जाएगी, मशीन की कीमत 1,10,000 मानी जाएगी अकाउंटिंग। ठीक है, लागत का मतलब सिर्फ क्रय मूल्य नहीं होता, लागत का लागत है उसको इस्तेमाल करने योग्य बनाने तक के सारे खर्चे। एक और उदाहरण देता हूं मैं आपको। एक मशीन है, वो बड़ी सी मशीन लगाई, बड़ी सी फैक्ट्री। अब वो मशीन कहाँ से आई साहब? इंपोर्ट की, मान लीजिए, सपोज इंपोर्ट की, हिंदुस्तान से खरीदी तब तो है ही है, इंपोर्ट की तो भी ऐसा। तो वहां से इंजीनियर आए साहब, जर्मनी से इंजीनियर आए, वहां से भैया उनका खर्चा लगा लाखों रुपए, तो उनको रहने का, खरने का दिया गया। तो वो हफ्ते 10 दिन रहे, मशीन को उन्होंने फिट किया,
फिर उसका ट्रायल रन किया, चलाकर देखा, माल बनाकर देखा ठीक बन रही कि नहीं बन रही है, उसकी सेटिंग चेंज की, अरे नहीं अभी भी ये दिक्कत आ रही है, इसको चेंज करो, इसको सेटिंग करो, यहाँ से टाइट करो, यहाँ से लूज करो, ये पार्ट बदलो, ये करो, उसकी सेटिंग वेटिंग करके मशीन को, उसको कमीशनिंग कहा जाता है अंग्रेजी में। कमीशनिंग मतलब मशीन को चलने की एकदम उसके नियमित उत्पादन करने की स्थिति तक लाने के खर्चे। तो बड़े बड़े जो कितने करोड़ों के प्लांट्स होते हैं उनमें ऐसे थोड़ी हो जाता है कि लाके चालू कर दिया, उसके अंदर तो ट्रायल होता है, चला कर देखते हैं, सब चीज देखते हैं, बना के देखते हैं। और कोई मशीन तो बड़ी सोफिस्टिकेटेड होती है, बड़ी तकनीकी होती है, तो उसके अंदर कई सेटिंग वेटिंग जमानी पड़ती है ना, कई चीजें सेट करनी पड़ती है। तो ये सब चीजें हुई, उसके बाद मशीन चालू हुई। तो वो इंजीनियर के खर्चे, इंजीनियर के रहने के खर्चे, इंजीनियर के खाने, उन्होंने एक चाय भी पी है अगर, तो वो भी खर्चा जोड़ो उसके अंदर, ठीक है, वो सब जोड़ो उनका, वो सब जो वो सारे खर्चे जोड़ने के बाद में जो ट्रायल रन लिया, चलाकर देखा, उसमें जो कच्चा माल लगा और जो माल वेस्ट गया, जो लेबर लगी, जो कुछ बिजली के तार लगे, जो भी खर्चे लगे, सब जोड़ो तो जाके मशीन की लागत आएगी। तो मशीन की लागत में सिर्फ क्रय मूल्य नहीं होता, उसके अलावा जो भी लागत खर्चे लगते हैं उसको लाने वो, ये तो हुई मशीन की लागत। दूसरी जो इसके अंदर दूसरा तत्व है, दूसरी जो एलिमेंट है, जो दूसरा फैक्टर है, जिससे जो दूसरा वो जिससे ये डेप्रिसिएशन जिसको हम ह्रास कहते हैं, ह्रास निकालने में काम आता है, वो उसकी लाइफ कितनी है, मशीन का जीवन कितना है। जीवन मतलब 10 साल चलेगी, 20 साल चलेगी, 25 साल चलेगी, 50 साल चलेगी, कितने साल चलेगी मशीन, एक समय के बाद तो खराब होगी, ठीक है। वो सब चीजें आप उसके अंदर हम देखेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें आप उसके अंदर देखते हैं। अगर आप ये तो लागत जमीन के केस में तो है, लेकिन अनुमानित जीवन काल जमीन के केस में नहीं निकाल सकते आप। जो भूमि है, भूमि की अनुमानित जीवन काल कितना है वो तो निकाला ही नहीं जा सकता। अब जो वो किसी निकाला नहीं जा सकता तो डेप्रिसिएशन निकाला नहीं जा सकता, लैंड का आप निकाल ही नहीं सकते। जमीन का तो जीवन काल असीमित होता है, इनफाइनाइट होता है, तो कैसे निकलेगा। एक बार एक और फैक्टर लगता है, उसको हर केस में हो जरूरी नहीं है, वो एक हमारे लिए ऑप्शनल है, विकल्प है, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो उसको शून्य माना जाता है। उसको कहते हैं स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं हिंदी में, और जिसको भंगार मूल्य कह सकते हैं, भंगार कीमत। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मशीन की जब लाइफ खत्म हो जाएगी 30 साल बाद, 40 साल बाद, तो मशीन हवा में तो उड़ेगी नहीं, उसका लोहा बचेगा, लकड़ी बचेगी, कुछ तो बचेगी। उस चीज को तो बेचा जा सकता है बाजार में, जब मिट्टी और राख बेची जा सकती है तो लोहा तो कैसा भी वो बिक जाएगा, सड़ा लोहा तो भी बिक जाएगा, भले ही कुछ भी मिले, कब मिले, है ना, रद्दी बिकती है। तो कुछ ना कुछ जो इसका हिस्सा बचेगा, जब वो पूरी काम की लायक नहीं रहेगी और उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी, तब जो बचेगा उसको बेचने से जो पैसा हमें मिल जाएगा, उसका भी अनुमान लगाया जाता है और उसको उसकी लागत से घटाया जाता है। तो जो अंतर आता है उसको कहते हैं डेप्रिसिएबल वैल्यू, उसको कहते हैं ह्रास योग्य राशि। एक मशीन मैंने खरीदी 1 लाख रुपए की, उसके ऊपर दूसरे सारे खर्चे लगे 20,000 रुपए, 1,20,000 की मशीन पड़ गई। अनुमान यह है कि मशीन जो है वो 20 साल चलेगी, ठीक है साहब, 20 साल चलेगी। लेकिन 20 साल बाद ये मशीन का जो लोहा है, लंगड़ है, उसमें जो तांबा है, पीतल है, स्टील है, जो कुछ भी लगा है, वो कुछ भी अगर हम उसको किलो के भाव भी बेच दें तो भी साहब ऐसा है कि वो 20,000 का तो वो भी बिक जाएगा। तो इसका मतलब 1,20,000 कुल लागत है, इसमें से जो उसका अनुमानित भंगार का मूल्य है, इसका जो स्क्रैप वैल्यू है वो 20,000 है, उसमें से घटा दो। तो इसका मतलब 20 साल में 1,20,000 की मशीन हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं या हम उसका उपभोग नहीं कर रहे हैं, हम 20 साल के अंदर 1,20,000 में से सिर्फ 1 ही लाख का इस्तेमाल करें, 20,000 तो हमें मिल ही जाएंगे बाद। तो इस 1 लाख को 20 से भाग दिया जाएगा, तो हम ये कहेंगे भाई हर साल 5,000 रुपए का इसमें डेप्रिसिएशन लगना चाहिए, 5,000 का डेप्रिसिएशन लगना चाहिए। तो 1,20,000, इसका फॉर्मूला क्या है मैं भी बता देता हूँ, क्योंकि डेप्रिसिएशन आपके चैप्टर में भी है, तो भी उससे मैं जोड़ रहा हूँ इसको। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, इंग्लिश में मैं लिख रहा हूँ, उसको फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ द एसेट, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन, इसके लिए पूरा शब्द है एस्टिमेटेड इकोनॉमिक
लाइफ, ये है, इसको बोला जाता है एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ। अभी आप बताता हूँ इसका इतना लंबा शब्द क्यों दिया एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ। हम सिर्फ ये भी तो कह सकते थे एस्टिमेटेड लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ का मतलब है काम करने योग्य जो उसका जीवन है। ऐसा थोड़ी कि वो खत्म ही हो जाएगी, ऐसा तो रहेगी, लेकिन वो इकोनॉमिक नहीं रहेगी, मतलब आर्थिक रूप से उसको चलाना वो नहीं है। मशीन तो है, मान लो एक मशीन है साहब, वो वैसे तो 20 साल चल जाएगी, बहुत अच्छी चल जाएगी, ठीक है साहब। 20 साल बाद भी आप इसको 5 साल और चला सकते हो, लेकिन साहब चलाने में ये महंगी पड़ेगी। मतलब जो माल बनेगा उसकी लागत बहुत ज्यादा आएगी, तो वो पोसाएगा नहीं। आप सोचोगे यार इसको बंद करके नई मशीन लेना, तो इकोनॉमिक लाइफ उसकी 20 साल ही है, 25 साल नहीं है। तो 25 साल तो फिर भी चल जाएगी, लेकिन इकोनॉमिक लाइफ 20 साल। जैसे गाड़ियां हैं, गाड़ियां एक समय के बाद में इतना धुआं देने लगती है, इतना पेट्रोल खाने लगती है कि इसको यार निकालो, है ना, वही चीज होती है। तो ये जो है इससे हम साल का वार्षिक डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। अब इसके अंदर 2-3 चीजें हैं, मैंने जैसे आपसे कहा इसमें 2-3 चीजें। ये स्क्रैप वैल्यू भी अनुमानित होती है। भाई 20 साल बाद कितना बिकेगा वो तो अनुमान ही है ना, आपको तो एग्जैक्ट तो मालूम नहीं है। इसकी एस्टिमेटेड लाइफ भी अनुमानित होती है। तो इन दोनों में परिवर्तन आ सकता है, इन दोनों में परिवर्तन आ सकता है। हमने सोचा स्क्रैप वैल्यू 20,000 है, हो सकता है 20 साल बाद वो स्क्रैप वैल्यू 10,000 मिले, तो भैया लॉस हो जाएगा, फिर तो आप कुछ कर नहीं सकते ना। आपने तो आप एक अनुमान से लगाओगे ना, फिर आपको जरूरी थोड़ी कि हमेशा सही होंगे, और हो सकता है ज्यादा भी मिल जाए तो आप उसको प्रॉफिट मान लेना। ज्यादा मिल गया तो आपको प्रॉफिट हो गया, कम मिले तो आप उसको लॉस मानिए, और आपके पास कोई तरीका नहीं। दूसरा जो मैंने कहा, इसका दूसरा अनुमान जिस चीज का हम लगाते हैं एस्टिमेटेड लाइफ का, आपको मैं एक चीज बता दूं, डेप्रिसिएशन एक अनुमान ही होता है। डेप्रिसिएशन हमेशा एक एस्टिमेशन होता है, डेप्रिसिएशन कभी एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते आप। डेप्रिसिएशन एग्जैक्ट कब निकाल लोगे, जब एसेट की लाइफ खत्म हो जाएगी, तब आप बता सकते हो डेप्रिसिएशन इतना एग्जैक्टली लगा। उसके पहले तो सारा का सारा डेप्रिसिएशन एक अनुमान ही तो है, उसके पहले सारा का सारा अनुमान, एग्जैक्ट तो है ही नहीं। क्योंकि आप ये समझ रहे हो कि 20 साल चलेगी। अगर आपने मशीन को, एसेट को बहुत अच्छे से मेंटेन किया, हो सकता है 5 साल और ज्यादा चल जाए, और आपने अच्छे से मेंटेन नहीं किया तो हो सकता है 5 साल और कम चले। तो ये अनुमान होता है। हम इसके लिए इसलिए कहा जाता है कि डेप्रिसिएशन कभी भी पूरी तरह से एग्जैक्ट, एकदम सही नहीं निकाला जा सकता। ये सिर्फ और सिर्फ एक अनुमान है, ये सिर्फ और सिर्फ एक अनुमान है जो हम निकालते हैं। तो ये डेप्रिसिएशन है। और दूसरी बात, जो क्वेश्चन फ्लक्चुएशन का पूछा गया था, उच्चावचन का, अगर किसी भी संपत्ति के बाजार मूल्य ऊपर नीचे होता है, उससे डेप्रिसिएशन में नहीं एक वो फर्क पड़ता है। डेप्रिसिएशन वो उसको नहीं कहते। हाँ, डेप्रिसिएशन का बाजार मूल्य से कुछ लेना देना ही नहीं। डेप्रिसिएशन तो उसके उपभोग के ऊपर निर्भर करता है, कितना हमने उसको यूज किया है, कितना उसका उपभोग किया, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, इस हिसाब से चीजें निकलती है। ठीक है सर हमने है ना सपोज एक लैंड खरीदा 5 लाख में, और उसके कुछ टाइम बाद उसकी वैल्यू कम हो गई और वो 4 लाख में बिक रहा है, तो इनके बीच में जो डिफरेंस है ये क्या होगा? आपको एक सिद्धांत है, बहुत सही। आपका एक अकाउंटिंग के अंदर, अकाउंटिंग करने में आपने जो है ना, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग जिसको कहते हैं, अकाउंटिंग का एक सिद्धांत है जिसको हम कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अब इसका मुझे हिंदी एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है, इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। सर ऐतिहासिक लागत का सिद्धांत। ऐतिहासिक लागत अवधारणा, सिद्धांत। ओके, ऐतिहासिक लागत सिद्धांत। ऐतिहासिक लागत सिद्धांत जो है ये क्या कहती है, ये कहती है कि किसी भी एसेट को हम उसी कीमत में अपनी बुक्स में दिखाएंगे, उसी लागत पे अपनी बुक्स में दिखाएंगे जिस पे हमने खरीदी है। उसके बाजार मूल्य से उसका कुछ भी लेना देना नहीं। आपने 5 लाख की लैंड खरीदी तो आपकी पुस्तकों में वो 5 लाख ही दिखाई जाएगी, 4 लाख नहीं दिखाई जाएगी। तो आप वो 1 लाख उसकी कीमत कम हो गई अभी, 2 साल बाद मैडम उसकी कीमत बढ़ के 5.5 हो जाएगी, फिर क्या करोगे आप? हो सकता है 8-10 साल बाद उसकी कीमत 8 लाख हो जाए, फिर क्या करोगे आप? इससे कुछ नहीं होना। हम तो उसको लागत मूल्य पर ही दिखाएंगे। ऐतिहासिक लागत सिद्धांत ये कहता है बाजार मूल्य से कुछ नहीं लेना देना, आप तो लागत दिखाओ। सर हमें बेचनी उस वक्त है जिस वक्त 4 हो गई। हाँ, जब आप बेच देंगे तो आप 1 लाख के उसको हानि मान सकते हैं, जब आप बेचोगे तब।
जब तक आप नहीं बेच रहे हो, तब तक आप इस्तेमाल कर रहे हो, तब तक आप उसको लागत पे ही दिखाओगे, उसको विक्रय मूल्य पे आप नहीं दिखाओगे। ये होता है उसका। जब बेच रहे हैं तब तो कोई बात ही नहीं, सब बेच रहे हैं इस कीमत पे, तब तो कोई बात ही नहीं, फिर तो आपको दिखानी ही पड़ेगी उसको, उस चीज पे, उस कीमत पे बेचते समय। ठीक है, तो वो आपको इस हिसाब से करना है। और बोलिए। ठीक है, हाँ। सर बैंक सर, BRS रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन बता दीजिए, नहीं तो टाइम बीत जाएगा सर। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, इस चीज के लिए आपका धन्यवाद। ओके फाइन, लेट अस प्रोसीड फर्दर नाउ। ठीक है, अब ये मैंने आपको एक शीट भेजी है कल, और उस शीट के अंदर हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की थोड़ी सी बात मैंने छेड़ी थी, और वो शीट जो है आपकी कुछ इस तरह से दिखती है। एक कविता की बात हो रही है, एक बिजनेसमैन विमन जो भी आप बोल रहे हैं, बिजनेस चलाती है, उसका बैंक अकाउंट है, और बैंक अकाउंट होने के कारण वो डबल कॉलम कैश बुक बनाती है। जून के एंड में 1921 को उसको एक मेल आया बैंक से, जिसके अंदर जून महीने का उसमें स्टेटमेंट था। उस मेल के हिसाब से अब जब उसने मेल देखा तो उसकी कैश बुक के अंदर डेबिट बैलेंस था 2630। उसकी कैश बुक करी थी बैंक में 2630 रुपए जमा है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट जो मेल में आया वो कह रहा था आपका क्रेडिट बैलेंस है 4896 का, 4896 का। तो ये तो डिफरेंस है। वो चक्कर में पड़ गई कि दोनों में फर्क क्यों आ रहा है, दोनों तो सेम आने चाहिए। भाई मेरी कैश बुक कह रही बैंक में 2630 रुपए, और बैंक कह रहा है कि आपके बैंक में 4896। तो ये दोनों में जो अंतर है, इस अंतर का कारण जानना बहुत जरूरी है, इस अंतर का कारण जानना जरूरी है। अब यहां पर मैं आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज बताना चाहता हूं। ठीक है, आज मैं देख पा रहा हूं बहुत पहली बार ये शिवम पाटीदार दिखता कैसा है। ठीक है, मैं शिवम पाटीदार से बात करता हूं। ठीक है, मैंने शिवम पाटीदार मैंने, अब इसका जवाब शिवम पाटीदार देगा। मैंने शिवम पाटीदार, बाकी तो ठीक है, ये आकाश है, भावना है, और आयुष, 2-4 बच्चे हैं जो कई अक्सर रहते हैं, हम दोनों में बात हो रही है। आरजू अनवत भी रेगुलर रहती है। शिवम पाटीदार को मैंने कुछ सामान बेचा, तो मैं अपनी बुक्स में क्या एंट्री करूंगा? सर आपकी बुक में? हाँ, सर शिवम को डेबिट करूंगा, शिवम को डेबिट करूंगा और सेल्स को क्रेडिट करूंगा। हाँ सर। तुम अपनी बुक्स में क्या करोगे? सर परचेस को डेबिट करेंगे और आपको क्रेडिट। मतलब जिस ट्रांजैक्शन के लिए, जिस लेन देन के लिए मैं शिवम को डेबिट कर रहा हूं, उसी लेन देन के लिए शिवम मुझको क्रेडिट कर रहा है। ये बात सबको समझ में आनी चाहिए। पहले बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? मैंने एक ही लेन देन है, वो दो लेन देन नहीं है भाई साहब, एक ही लेन देन है आरजू, एक ही लेन देन है आर्यन। वो एक ही लेन देन है जिसमें मैंने सामान बेचा है, और वही लेन देन में मैंने बेचा और शिवम ने खरीदा। तो मैंने शिवम को डेबिट किया तो शिवम ने मुझे क्रेडिट किया। तो एक ही लेन देन में जब हम किसी पार्टी को डेबिट करते हैं तो सामने वाली पार्टी हमको क्रेडिट करती है। शीतल खुशवा, ये बात समझ में आ गई आपको? यस सर। देवेंद्र सिंह, तुमको ये बात समझ में आ गई? यस सर। तो देवेंद्र सिंह, अगर तुमको मैं पेमेंट करता हूँ 5000 रुपए, तो तुम क्या एंट्री करोगे? तुमको मैंने 5000 का पेमेंट किया, तुम क्या एंट्री करोगे? सर कैश अकाउंट डेबिट टू आपको क्रेडिट कर दूंगा। तो संस्कृति शर्मा, मैं क्या एंट्री करूंगा जब मैं देवेंद्र सिंह को पेमेंट कर रहा हूँ 5000 रुपए का? संस्कृति शर्मा, हाँ हाँ, मैं क्या एंट्री करूंगा जब देवेंद्र सिंह को मैं 5000 का पेमेंट कर रहा हूँ? सर देवेंद्र DR और टू कैश अकाउंट। तो जिस ट्रांजैक्शन के लिए संस्कृति कह रही है कि मैं देवेंद्र को डेबिट करूंगा, उसी ट्रांजैक्शन में देवेंद्र मुझको क्या कर रहा है? क्रेडिट कर रहा है। श्रीहरि कुर्मी, ये बात समझ में आ गई तुमको? यस सर। तो ये उल्टा अपोजिट चलता है। तो जिस ट्रांजैक्शन के लिए शिवम पाटीदार को मैंने डेबिट किया,
उसी ट्रांजैक्शन के लिए शिवम पाटीदार ने मुझको क्रेडिट किया। ये बात क्लियर है सबको? क्लियर है? यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ठीक है, नो सर। ओके। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ये चीज देखिए, तो आपको सबसे पहले समझनी है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को करते समय कि अगर मैं ये वाली शीट आपके सामने ओपन कर रहा हूँ तो ये मेरी कैश बुक का बैंक कॉलम है सिर्फ, मैंने इसके अंदर कैश कॉलम नहीं बनाया। और मैं आपको पहले कह चुका हूं, हम अगर डबल कॉलम कैश बुक बनाते भी हैं तो जब हम कैश बुक बनाते हैं तो उसके अंदर हम सिर्फ बैंक का कॉलम बनाते हैं, हमें सिर्फ बैंक के कॉलम से मतलब है, कैश के कॉलम से मतलब नहीं है। तो इसके अंदर ये है डबल कॉलम कैश बुक, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ही कॉलम दिखाया है अमाउंट का, और वो कॉलम किसका है? वो बैंक का कॉलम है। तो ये मेरी कैश बुक क्या कह रही है? ये मेरी कैश बुक ये कह रही है भाई साहब कि 1 जून को मेरे बैंक में 4,000 रुपए जमा थे, फिर 4 जून को मुझे मनोहर से चेक मिला, 4 जून को, जो मैंने बैंक में 3,200 का था बैंक में जमा कर दिया। 3 जून को मैंने चेक दिया, एक 800 रुपए का किसी को दिया होगा। 5 जून को मैंने अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए बैंक से 1,000 रुपए निकाले। 8 जून को दामोदर से दास से चेक मिला 500 का, वो जमा कर दिया। 10 जून को बैंक कैलाश को मैंने चेक दिया। 15 जून को मैंने श्यामनाथ को चेक दिया। 18 जून को मैंने नानक जी का चेक मिला, वो बैंक में जमा किया। ठीक है, 21 जून को मुझे देवी दयाल से चेक मिला, वो मैंने बैंक में जमा किया। 28 जून को मैंने बैंक से सैलरी के लिए 1,800 रुपए निकाले। 28 जून को मुझे एटकिंसन से एक चेक मिला था, वो मैंने बैंक में जमा किया। 29 जून को मैंने मेहता ब्रदर्स को चेक दिया है 1,900 रुपए का, ये मैंने चेक दिया है भाई साहब। ये सबको समझ में आ जाना चाहिए, ये कविता का बिजनेस है। और ये जो एंट्रीज है इधर, ये सारी की सारी एंट्रीज दिखा रही है जो मैंने पेमेंट किया है। ये तो मैंने वो है जो मैंने पेमेंट किया है, और ये मुझे पेमेंट मिला है। ये फिर क्या हुआ? फिर 30 जून को खन्ना एंड कंपनी थे, उन्होंने मुझको पेमेंट किया और 450 का वो मैंने बैंक में जमा कर दिया। और फिर 30 जून को दास ब्रदर्स को मैंने एक चेक दिया 1700 का। ये कमीशन जो है, ये कमीशन लिखा है कमीशन। ये कमीशन तब लिखा जाता है ऐसे जब बैंक ने हमसे 20 रुपए खर्चे ले लिए कमीशन के। ये सारी एंट्रीज जब हो गई, ये सारी एंट्रीज हो गई, तो इतने ये पैसे थे हमारे पास बैंक में पहले से ही महीने के शुरुआत में। ये पैसे महीने के दौरान हमने बैंक में जमा किए, महीने के दौरान हमने ये बैंक से पैसे निकाले, और इस महीने के आखिर के अंदर मेरे पास बैंक के अंदर ये पैसे बच गए। मेरे पास ये पैसे बैंक में बच गए। इसको कहा जाता है अंतिम शेष, क्लोजिंग बैलेंस। ये जो कहलाता है ये प्रारंभिक शेष कहलाता है, ओपनिंग बैलेंस। बैंक में इतना पैसा था महीने के शुरू में, और ये सारे लेन देन करने के बाद बैंक के अंदर मेरे इतने पैसे बच गए। बचे हुए मतलब शेष है, बच क्या गए मतलब बैंक का शेष। तो कहने का सीधा सा मतलब ये है कि मेरी कैश बुक तो ये कह रही है कि भाई 30 जून को मेरी कैश बुक कह रही है आपके बैंक के अंदर तो 2,630 रुपए थे। ठीक है साहब। अब मैंने आपको ये बताया हुआ है पहले ही कि जो हम बैंक से लेन देन करते हैं, अगर बैंक में मैंने ये पैसे जमा किए हैं तो बैंक ने भी जमा करने चाहिए, और अगर ये पैसे मैंने बैंक से निकालने हैं तो बैंक ने घटाने चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल घटाने चाहिए। तो जब मेरे महीने के प्रारंभ में 4,000 रुपए थे तो बैंक भी कहेगा कि हाँ प्रारंभ में 4,000 रुपए थे। मैं कह रहा हूँ अब 2,630 है तो भाई बैंक भी बोले कि हाँ 2,630 है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ भाई? जब मैं अपनी पासबुक देखता हूं तो मैं ये देखता हूं कि हाँ 1 जून को तो बैंक में 4,000 रुपए थे, लेकिन जब मैं देखता हूं कि आखिर के अंदर, महीने के आखिर के अंदर ये बैलेंस तो बैंक के हिसाब से तो मेरा 4,896 हो गया। तो अब मेरा थोड़ा सा एक चेहरे पे थोड़ी सी माथे पे सिकन आ गई, मैं चेहरा थोड़ा मिल गया, देखना पड़ेगा क्या चक्कर, फिर देखना पड़ेगा। नहीं मैं ये अलग अलग जा रहा है, मेरी कैश बुक कह रही कुछ कह रही है, पासबुक कह रही कुछ कह रही। इन दोनों को मैंने एक ही पेज पे लाने के लिए एक छोटा कर दिया थोड़ा सा फॉन्ट, और मैं जब देख रहा हूं तो मेरी कैश बुक तो कह रही है कि कैश बुक कह रही है कि आपके बैंक के अंदर 2,630 रुपए थे, बैंक कह रही 4,896 थे। मैं यहाँ पर फिर से एक चीज आपको याद दिला, मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा, मैंने ये कहा आपसे कि जो ट्रांजैक्शंस, जो लेन देन मैं अपनी कैश बुक में डेबिट कर रहा हूं, उन्हीं लेन देन को बैंक आपको क्रेडिट करेगा। ये उल्टा हो रहा है भाई साहब,
ये ध्यान देने का, यहाँ पे यही चीज देखनी है। जिन चीज के लिए मैं डेबिट कर रहा हूँ, कैशबुक में डेबिट हो रहा है, पासबुक क्रेडिट हो रही है। और जिन लेन देन के लिए आपकी कैशबुक क्रेडिट हो रही है, उन्हीं लेन देन के लिए आपकी पासबुक डेबिट होगी। तो यहाँ पर एक ये भी कनेक्शन है, जो इधर आ रहा है वो इधर आएगा। इसीलिए महीने के शुरू का जो शेष है, प्रारंभिक शेष, कैशबुक 4000 में डेबिट में दिखा रहा हूं, तो इसी शेष को बैंक क्रेडिट में दिखाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार आएगा। अगर मैं कहता हूं मेरा डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक है, तो तकनीकी रूप से अगर सारी एंट्रीज बराबर हैं, तो उतना ही अमाउंट बैंक के अंदर क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए एज पर पासबुक। तो जो कैशबुक का डेबिट बैलेंस है, वो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। तो भाई मेरी ये तो बात मैच हो रही, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि जो हमारी कैशबुक का डेबिट बैलेंस है वो पासबुक का क्रेडिट है, लेकिन ये मैच बराबर 4-4 हजार आ रहा है। लेकिन ये बात ओपनिंग बैलेंस के लिए तो है, क्लोजिंग के लिए नहीं हो रही है। क्लोजिंग बैलेंस में जो क्रेडिट बैलेंस है वो डेबिट तो है, जो क्लोजिंग बैलेंस है कैशबुक का, या जो कैशबुक का हमारा क्रेडिट बैलेंस है, सॉरी कैशबुक का जो डेबिट बैलेंस है, कैशबुक का अगर डेबिट बैलेंस है तो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है, ये तो सही है, लेकिन अमाउंट डिफरेंट है। अमाउंट डिफरेंट, जो कैशबुक का डेबिट बैलेंस पासबुक के क्रेडिट बैलेंस के बराबर होना चाहिए। तो इसमें दो चीज है, डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए और अमाउंट भी सेम होना चाहिए। तो महीने के शुरू में डेबिट क्रेडिट तो है और अमाउंट भी सेम है, लेकिन महीने के आखिर में क्या हो रहा है, जो डेबिट बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस तो है, पर अमाउंट सेम नहीं, तो इन चीजों को आपको थोड़ा सा देखना, ठीक है। यहां तक जो कुछ मैंने पहले कहा, इसके अंदर किसी को कोई डाउट हो, कोई संशय हो, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो मेरे से। किसी को कोई चीज पूछनी तो पूछ सकते हो मेरे से। एनी क्वेश्चंस सो फार? जो कुछ मैंने अभी बताया इसमें किसी को कोई बैलेंस तो ऐसा ही रहेगा, कैशबुक में डेबिट रहेगा और पासबुक में क्रेडिट रहेगा हमेशा। अगर गलतियां नहीं है तो, अगर दोनों में अंतर नहीं है तो, अगर मेरी कैशबुक का और पासबुक का बैलेंस दोनों मिलान कर रहे हैं, दोनों बराबर हैं, तो बराबर होने का मतलब यह है कि कैशबुक का डेबिट पासबुक के क्रेडिट होना चाहिए और कैशबुक का क्रेडिट पासबुक के डेबिट होना चाहिए और अमाउंट से होना चाहिए। मतलब सिर्फ मैं ये नहीं कहूंगा कि कैशबुक 4000 कह रही है और पासबुक भी 4000 कह रही है, ऐसा नहीं है। मैं इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एक और मैं क्लियर कर देता हूँ। इसका मतलब आपको ये भी चीज क्लियर कर देता हूं। अगर मैं ऐसा कहता हूं कि क्रेडिट बैलेंस एज पर कैशबुक ₹4000, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैशबुक ₹4000, और मैं कहता हूं क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक ₹4000। और एक दूसरी सिचुएशन है, दूसरी स्थिति है, मैं आपसे कहता हूं क्रेडिट बैलेंस एज पर कैशबुक ₹5400, और दूसरा मैं आपसे कहता हूं डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक ₹5000। ये दो चीजें। तो आपके दिमाग में मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि भाई बराबर वाली क्या बात हो रही है? ये बराबर है सर, ब्लू वाला बराबर है। ब्लू वाला बराबर है, यही बात है। ये नहीं है कि ये अमाउंट दोनों में सेम है, और दोनों में अमाउंट सेम है तो दोनों का क्रेडिट बैलेंस नहीं होना चाहिए, तो गड़बड़ है भैया। इसका मतलब 8000 का फर्क है, दोनों 4-4 हजार है, लेकिन एक डेबिट दोनों क्रेडिट है, मतलब दोनों में डिफरेंस 8000 रुपए का है। लेकिन अगर एक क्रेडिट है और दूसरा डेबिट है और दोनों के अमाउंट जो है वो सेम है,
तब जाके हम कह सकते हैं कि ये हमारी कैश बुक जो है, ये हमारी बुक्स अब मैच कर रही है। अब हमको बीआरएस बनाने की जरूरत है ही नहीं। ये जो काले वाले हिस्सा मैंने आपको दिखाया है, इसके अंदर आपको बीआरएस बनाने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ तो ठीक है। यहाँ पे तो बीआरएस बनाने की भरपूर जरूरत है, तो बिल्कुल जरूरत है, यहाँ तो आप बीआरएस बनाइए। इसके अंदर आपको बीआरएस बनाने की बिल्कुल जरूरत पड़ेगी, इसके अंदर आपको बीआरएस बनाने की जरूरत है। आप देखो ये फर्क क्यों आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस है दोनों में। यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे फर्क आ रहा है दोनों के बीच में, यहाँ पे कोई फर्क नहीं, दोनों बराबर है। तो ये सिर्फ राशि बराबर होने से नहीं होता है, अमाउंट बराबर होने से नहीं होता है, ये डेबिट क्रेडिट भी अलग अलग होना चाहिए। दोनों का क्रेडिट दोनों का डेबिट ठीक नहीं है, मेरा ये कहने का मतलब। जो मैं बात कहना चाह रहा था वो समझ में आई कि नहीं है? क्लियर है ये बात? यस सर। यस सर। अब मैं आ रहा हूँ इस पे, मैं ये देख रहा हूँ, तो हमने ये देखा था, मैच किया, हम मैं कैशबुक को पासबुक के साथ में मैं मिला इसको। एक पॉइंट और, ये आपको दिख तो रही है ना भाई, ये मैं स्क्रीन पे जो दिखा रहा हूँ आप लोगों को दिख रहा है ठीक से? यस सर। यस सर। अब मैंने आपको ये शीट दी, अब आपको क्या करना है, दोनों का मिलान करना है। दोनों का मिलान आप कैसे करोगे, मैं एक यहाँ पे टिक का निशान ले लेता हूँ। देखिए ये ओपनिंग बैलेंस 4000 था, कैशबुक का डेबिट, पासबुक का भी क्रेडिट, ये बराबर 4000 है, ये तो मैच हो गया, बिल्कुल सही। मैंने मनोहर का 3200 का चेक दिया। अब मुझे क्या करना है, जब मैं मिलान करके देखूंगा, अब मैं ढूंढना चाहता हूँ, अब मैं मिलान क्यों कर रहा हूँ, मैं ये जो फर्क आ रहा है ना बैलेंस के अंदर, इसका कारण ढूंढना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ क्यों आया, तो मैंने क्या किया, एक तरीका अपनाया। मैंने कहा चलो ऐसा करते हैं, ये जो डेबिट की एंट्री है इसको क्रेडिट की एंट्री के साथ में मैच करके देखते हैं। इन दोनों को मैच करके देखते हैं और देखते हैं क्या इन दोनों में कोई फर्क है। तो हम इन दोनों को मैच करके देख रहे हैं, तो मैंने ये कर दिया आपको। तो ये अब मैं मैच कर रहा हूँ, तो ये 3200 का चेक मनोहर का जमा किया, ये 3200 का चेक मनोहर का जमा किया। ये दामोदर दास का चेक है, ये किया, एक ये किया। 3700 का नानक जी का है, 3700 का नानक जी का है। लेकिन साहब ये जो 3 चेक हैं, ये चेक कैशबुक में तो हमने कर दिए जमा करने की, लेकिन ये बैंक को नहीं मिले। और ये जो बैंक का एक डिविडेंड है, ये पैसा बैंक को डायरेक्टली मिला है। हो सकता है डिविडेंड का मतलब होता है, मैंने आपको शायद बताया भी है कि जब हम कंपनियों में निवेश करते हैं, शेयर्स खरीदते हैं, तो कंपनी अपने प्रॉफिट का लाभ जो हमें देती है उसको हम डिविडेंड कहते हैं, लाभांश बोलते हैं। लाभांश बोलते हैं। बैंक ने हमें जो लाभांश दिया है, तो हो सकता है मैंने, कंपनी ने हमें जो लाभांश दिया है, मैंने कंपनी को अपने बैंक खाता दे दिया होगा कि मेरा खाते के नंबर ये है और इस बैंक में मेरा खाता है, और वो उन्होंने लाभांश जो है सीधे मेरे खाते में जमा कर दिया। मुझे तो खबर ही नहीं लगी कि लाभांश आ गया है, लेकिन बैंक खाते में जमा है। तो ये लाभांश की एंट्री दिखा रहा है कैश पासबुक, लेकिन मुझे तो एंट्री कैशबुक में नहीं है। और जो 3 चेक हैं, ये 1400 के, 100 के, 400, ये हमको प्राप्त हुए 3 चेक, हमने बैंक में जमा किए, लेकिन बैंक को अभी तक पैसे नहीं मिले इसके। ठीक है, अब दूसरे काम करते हैं। दूसरा काम क्या है? दूसरा काम अब हमें ये करना है कि जो हमारी कैशबुक का जो क्रेडिट साइड है, इसको हम डेबिट साइड से मैच करेंगे। ठीक है सर, वो हम कैसे मैच करेंगे? वो हम कैसे मैच करेंगे? ये हमने 800 का चेक दिया है किसी को, और ये 800 का चेक बैंक ने भी घटा दिया, मैंने भी घटाया कैशबुक में, बैंक ने भी घटा दिया। 1000 रुपए की ड्राइंग्स मैंने कैशबुक में घटाई है, बैंक ने भी घटा दिया। 2200 रुपए का कैलाश को चेक दिया, बैंक ने घटाया, हमने भी घटा दिया। श्यामनाथ का चेक 1300 का हमने कैशबुक में घटाया, बैंक ने भी घटा दिया। 1800 जो सैलरी निकाली हमने कैशबुक में घटाई, बैंक ने भी घटा दी। लेकिन ये जो 2 चेक हैं, अच्छा कमीशन भी मैच कर रहा है, कमीशन 20 रुपए का है, बैंक ने भी कर दिया। अब मैच क्या नहीं कर रहा? मैच 2 चीज नहीं कर रही। एक, ये 2 चेक जो हमने मेहता ब्रदर्स और दास ब्रदर्स को दिए, इसको कभी भी ब्रॉस लोग पढ़ते हैं, ब्रॉस नहीं होता है कभी भी, ब्रदर्स होता है। ब्रदर्स का शॉर्ट फॉर्म है ये, BROS। तो मैंने देखा है बच्चे मेहता ब्रॉस, दास ब्रॉस, या ब्रॉस नहीं बोलते, इसको ब्रदर्स ही बोला जाएगा। लिखने में हम शॉर्ट में BROS लिख देंगे ब्रदर्स की जगह, लेकिन पढ़ा तो ब्रदर्स ही जाएगा, ब्रॉस नहीं पढ़ा जाएगा।
तो ये मेहता ब्रदर्स को और दास ब्रदर्स को हमने चेक दिए होंगे 1900-1700 के, ये हमने घटा दिए कैश बुक में। लेकिन ये इन लोगों ने चेक अपने खाते में जमा नहीं किया है, जो भी कारण है, ये चेक हमारे बैंक के पास नहीं है, तो बैंक में तो घटाए नहीं। दूसरी फर्क क्या है, कलेक्शन चार्ज, बैंक ने 4 रुपए हमसे शुल्क ले लिया कलेक्शन का। कलेक्शन मतलब कोई चेक का पेमेंट लेने के बदले में जो पेमेंट लिया है। क्यों लिया? क्योंकि बैंक कोई बाहर का चेक होगा, जो भी होगा, बैंक ने शुल्क लिया। और ये इलेक्ट्रिसिटी बिल का बैंक ने सीधे भुगतान किया। सीधे भुगतान का मतलब होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम बैंकों को ये निर्देश देते हैं कि हमारा इंश्योरेंस का प्रीमियम, जीवन बीमा का प्रीमियम जो देना है, या हमारा बिजली का बिल, या हमारा टेलीफोन का बिल, या हमारा म्यूचुअल फंड, या हमारा कोई इन्वेस्टमेंट, आप मेरे खाते से सीधे कर देना, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं। हमने ऐसा बैंक को परमिशन दिया हुआ, तो वो हमने बैंक को परमिशन दिया हुआ है कि बिजली का बिल आप पेमेंट कर दिया, तो वो उन्होंने कर दिया। हमको ध्यान नहीं आया, हमको ध्यान भी नहीं दिया, हमने कहा ठीक है बैंक कर देगा, तब देखेंगे। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारे बैलेंसेस में, हमारे अंतिम शेषों में जो अंतर आ रहा है, इस अंतर की वजह, कारण हमने ढूंढ लिया। अब बहुत ध्यान दीजिएगा, इनको कारणों को ढूंढना पहले सबसे ज्यादा जरूरी काम है। ठीक है, कारणों को ढूंढना है आपको। पहले ही अंतर आ रहा है, तो अंतर क्यों आ रहा है, अंतर क्यों आ रहा है, आपको सबसे पहले ये समझना है। मैं अभी सिर्फ इतना ही आपको आज बता, मैंने आपको आज क्या क्या बताया, मैंने आपको 2-3 चीजें जो बताई, मैं रिपीट कर रहा हूं, दोबारा उसको दोहराऊं। एक, जो एंट्रीज, जो लेखा जो हमने अपनी कैशबुक के डेबिट में लिखा है, वो पासबुक के क्रेडिट में होगा, और जो है लेखा हमने कैशबुक के क्रेडिट में लिखा है, वो पासबुक के डेबिट में होगा। एक दूसरी बात क्या ध्यान देने वाली है आज के डिस्कशन के हिसाब से, अगर कैशबुक का डेबिट बैलेंस है, उतना ही अमाउंट का पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। जो कैशबुक का अगर डेबिट प्रारंभिक शेष है, तो पासबुक का क्रेडिट प्रारंभिक शेष होना चाहिए, और अगर कैशबुक का क्रेडिट बैलेंस है, तो पासबुक का डेबिट बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, पासबुक का डेबिट बैलेंस, यहां तक क्लियर है? ये क्लियर? यस सर। अब नेक्स्ट चीज जो मैंने बताई आपको, कि अगर हमारा अंतिम शेष दोनों में फर्क आ रहा है, कैशबुक और पासबुक में, तो ही हमें बीआरएस बनाने की जरूरत है, अदरवाइज हमें बीआरएस बनाने की जरूरत नहीं। और बीआरएस बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक तरफ अपनी कैशबुक लेते हैं और एक तरफ अपनी पासबुक लेते हैं उस महीने की, और उन दोनों में जो लेन देन है उनको हम मिलान करते हैं, और मिलान करके हम उन दोनों के लेन देन में जो फर्क है, लेखा करने में जो फर्क हो गया, एक में हुई एंट्री एक में नहीं, उन अंतरों को, उन कारणों को ढूंढते हैं और उनको निशान लगा के रखते हैं कि हाँ इसके वजह से हुआ। और फिर अब हम उसके आधार पर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, वो बात की बात है। पहले तो आपको ये इतना प्रोसेस क्लियर होना चाहिए कि सबसे पहले इन चीजों को करते हैं। ठीक है, हम ये सब चीजें करते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर आगे जो चल रहा हूँ आपके सामने, वो ये है कहानी। तो अब आपके पास ये एक दूसरा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन 1। इसके आप कुछ नहीं करना, आप क्या करिएगा कि आप सिर्फ पढ़ के मार्क करके ध्यान करके रखिए, ऐसे अपने रफ में नोट कर लेना। अब इसको लिखने का भी तरीका है, अंतरों को वो भी मैं मालूम दूंगा, इसको क्या कहते हैं, ये जो ये है इसको क्या कहते हैं, वगैरह वगैरह क्या कहते हैं, वो मैं बताऊंगा। लेकिन आप सिर्फ उनको देखिएगा, आपका काम इतना है कि आप देखें और ये देखने की कोशिश कीजिए किन की वजह से आ रहा है। तो जब मैं कल आपसे पूछूं तो आपके तुरंत जवाब होना चाहिए, सर ये कैशबुक में ये 3 एंट्री है जो पासबुक में नहीं है, और या फिर पासबुक में ये 2 एंट्री है, 3 एंट्री है जो कैशबुक में नहीं है। किसमें? ये क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा ठीक है, ये पासबुक मैंने 2 तरह से दी हुई है इसी सेकंड क्वेश्चन में, ये वाले में। ये इसका क्या मतलब है वो मैं आपको बताऊंगा। फिर ये दूसरा क्वेश्चन है, इस दूसरे क्वेश्चन में भी ये मैंने आपको, ठीक है आप उसको देखिए, 1-2 क्वेश्चन को तो आप देखिए, कम से कम एक क्वेश्चन तो आप देख सकते हैं। उसके बाद वाले क्वेश्चन में जो पासबुक है, वो पासबुक मैंने थोड़ी अलग टाइप की दी। अब उसका मतलब क्या होता है, जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो उसको डिपॉजिट कहते हैं,
तो ये कैश बुक का डिपॉजिट है और ये कैश बुक का हिसाब से पैसा निकाला गया। तो डिपॉजिट को डिपॉजिट से और विड्रॉल को विड्रॉल से, तो ये एक चीज होती है। तो ये डिपॉजिट का कॉलम है, बैंक के हिसाब से हमने ये पैसे जमा किए और बैंक के हिसाब से हमने ये पैसे निकाले। तो कैश बुक के डिपॉजिट को पासबुक के डिपॉजिट के साथ मैच करना है और कैश बुक के विड्रॉल को पासबुक के विड्रॉल के साथ मैच करना है। तो इस ढंग से आप इसको करिएगा, फिर हम आगे इस चीज को देखेंगे। ठीक है, ये शीट मैंने भेजी है, मैंने आज आपको बैकग्राउंड बताया है, इस बैकग्राउंड के बेसिस पे आप इसको पढ़ने की कोशिश करें। आप सफल भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप उसको पढ़ने की कोशिश करें।